नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। आज बात करने जा रहे हैं हम महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, जहां शरद पवार ने अपना पावर पॉलिटिक्स, अपना दम, अपना रुतबा, अपनी ताकत, अपना उत्तराधिकारी तय करके दिखा दिया है। शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सुप्रिया सुले को घोषित कर दिया है। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी हैं और इसी के साथ पूरे देश में कौन कौन से राज्य के प्रभारी, कौन सा नेता होगा, ये भी बता दिया है। कुल मिलाकर के बात कुछ ऐसी बन रही है कि एनसीपी की 25वीं सालगिरह के मौके पर अजीत पवार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी गई है। इसके कई मायने हैं, इसके कई अर्थ लगाए जा रहे हैं। क्या अर्थ है, क्या मायने हैं और शरद पवार के इस पावर पॉलिटिक्स के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर सूर्यवंशी जी। सुधीर सूर्यवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुधीर, हम आपके पास से ये जानना चाहते हैं कि सुप्रिया सुले या अजीत पवार, ये दोनों को लेकर लंबे समय से रस्साकशी चल रही थी। अब ये फुल स्टॉप हो गया है। सुप्रिया सुले का रास्ता एकदम क्लियर हो गया है, ये दिख रहा है। अजीत पवार क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? देखो मयूर जी, जब शरद पवार राष्ट्रीय एनसीपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया सुप्रिया सुले एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट, प्रफुल्ल पटेल एज द वर्किंग प्रेसिडेंट, उस अनाउंसमेंट करते वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे। वहां पे अजीत पवार नीची मुंडी डाल के देख रहे हो, उधर सुप्रिया सुले की अनाउंसमेंट हो रही है। तो अजीत पवार का फेस भी क्लियर, उनके चेहरे पे क्या रिएक्शन है वो भी कैमरा ले नहीं पाया। और अजीत पवार के मन में, दिल दिमाग में पूरे क्या चल रहा है वो पूरे उन्होंने, मुझे लगता है कि वो मुंह मुंडी नीचे करके एक छुपाने की भी एक प्रयास किया गया होगा। काला गॉगल था तो आंखों में क्या है वो भी पता नहीं एग्जैक्टली। तो एक सीन उभर के आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एनसीपी के शरद पवार के बाद में कि राष्ट्रवादी का और पवार फैमिली का शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सबसे बड़ी बहस महाराष्ट्र में और भारतीय पॉलिटिक्स में किया जाती थी। उस बार शरद पवार हमेशा वो बात को टालते थे, फिर ऐसा इनडायरेक्टली कहते थे कि सुप्रिया ऑलवेज इंटरेस्टेड सेंटर नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और अजीत पवार का स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। इसलिए दोनों का जो बंटवारा है, राजकीय बंटवारा, वो एकदम सटल है। लेकिन जो आज शरद पवार ने अनाउंसमेंट की, एक काफी अचंभे वाली बात है। उसमें सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट तो अनाउंस किया ही, उसके बाद उन्होंने सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब, इन 3 राज्यों की इंचार्ज, जैसे पॉलिटिकल कांग्रेस में इंचार्ज रहते वैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि सबसे ज्यादा एमपी और सबसे ज्यादा एमएलए महाराष्ट्र से जाता है। इलेक्ट्रोली वो बहुत ही की स्टेट है महाराष्ट्र, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रिया सुले को दी गई। नहीं तो ऐसा लगता था कि अजीत पवार ही महाराष्ट्र का एनसीपी का होल एंड सोल है, वही देखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उधर भी सुप्रिया सुले और नेशनल में भी सुप्रिया सुले, वो 2 बड़ी चीजें शरद पवार ने सुप्रिया सुले के अपॉइंटमेंट से, और उसमें एक बात क्लियर की उभर के आ रही है, जैसे हम लोग कह रहे कि शरद पवार का उत्तराधिकारी कौन, उसमें अभी मेरे ख्याल से एनसीपी के पार्टी वर्कर और महाराष्ट्र के लोग पर्टिकुलरली, उनमें अभी कोई संदेह की बात नहीं है। सुप्रिया सुले ही शरद पवार की उत्तराधिकारी है। जो भतीजा खुद को एक स्ट्रॉन्ग मैन, पवार के बाद में दादा यानी कि स्ट्रॉन्ग पर्सन, एल्डर ब्रदर खुद को कहते थे, कहा जाते थे। अब एक स्ट्रॉन्ग वुमन एनसीपी में और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में उभर के आ रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज, ये पहली बात मुझे दूसरी लग रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये अनाउंसमेंट से, शरद पवार ने जो अजीत पवार का गुट था, गुट में 2-3 प्रमुख लोग हैं। उसमें है प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे।
प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे और अजित पवार का प्रयास चल रहा था भारतीय जनता पार्टी में जाने का, उसकी खबर हमने भी की थी, बहुत दिन चली थी वो खबर। तो उन्होंने अजित पवार के साथ में रहने वाले प्रफुल्ल पटेल को भी वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, उनको भी मध्य प्रदेश राजस्थान जैसे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुनील तटकरे जो अजित पवार के नजदीकी माना जाते, उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, लेकिन अजित पवार को कुछ नहीं मिला। तो जो अजित पवार के साथ लोग थे उनको दिया गया, लेकिन अजित पवार को कुछ दिया गया नहीं। और जब शरद पवार की डॉटर है सुप्रिया सुले, उनको तो सुप्रीम अभी शरद पवार के बाद ही वही रहेगी, किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इससे क्लियर सटीक मैसेज शरद पवार पार्टी को लोगों को देना चाहते कि अभी जो भी कुछ डिसीजन होगा पार्टी में सुप्रिया सुले करेगी। सी इज द बॉस आफ्टर मी, सो यू हैव टू फॉलो हर ऑर्डर, you have to whatever she says कि whatever decision will be taken, she will be the key person। ये सबसे बड़ा अहम मैसेज इसमें दिया गया है। और उसमें मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से अजित पवार एक्सपोज हो गए आइडियोलॉजिकल लेवल पे, और जिस तरीके से सुप्रिया सुले शुरू में एक जैसे रिलेक्टेंट पॉलिटिक्स जैसे राहुल गांधी में बारे में पहले कहते थे वैसे लगती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड है। सोशल पॉलिटिक्स हो, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो, सेकुलर पॉलिटिक्स हो, और शरद पवार को जो नेरियन आइडियोलॉजी की जो पॉलिटिक्स हो, तो उसको सही ढंग से कमिटेड लीडर जो है वो सुप्रिया सुले, और दूसरी तरफ जो भतीजा अजित पवार है वो कमिटेड नहीं है आइडियोलॉजी के लिए, वो सिर्फ पावर के लिए कमिटेड है। अपॉर्चुनिस्ट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स वो करना चाहते हैं। इसलिए पवार ने, मुझे लगता है, जो उनकी आइडियोलॉजी जो यशवंत चौहान से शुरू हुई लेगेसी उनके तक और उनसे आगे लेके जाने वाली जो लेगेसी है वो उनकी खुद की डॉटर ही लेके जा सकती है। ये उन्होंने वो डिसीजन लिया और वर्किंग प्रेसिडेंट से वो क्लियर बात पार्टी को, महाराष्ट्र को, पूरे इंडिया को बता दी। सुधीर, ये फ्लैशबैक में हम जा रहे हैं ऐसा लगता है। बाला साहेब ठाकरे के बाद राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे, उसका अधिवेशन जिसमें राज ठाकरे जो है उनकी हाजिरी में उद्धव ठाकरे जो है उनको कार्याध्यक्ष बनाया गया। हालांकि राज ठाकरे ने उन्होंने ही नाम प्रपोज किया था। ये डिफरेंस है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बल्कि दोनों ही क्षेत्रीय पार्टी, दोनों ही महाराष्ट्र की पार्टी, दोनों में ही बेटा भतीजावाद और दोनों के अंदर आपसी लड़ाई वर्चस्व की विद इन पार्टी। तो इट इज वेरी क्लियर। अब इसमें यहाँ पे अब जैसे राज ठाकरे, उनको इवेंचुअली फिर अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा। क्या ऐसा लग रहा है कि इवेंचुअली अजीत पवार को भी अपना रास्ता तय करना ही पड़ेगा, सूनर और लेटर? एब्सोल्युटली। आप जैसे शिवसेना का जिक्र किया, बाला साहेब ठाकरे जब तक थे तो उन्होंने एक इंश्योर किया कि उनका जो बेटा है वही अगला प्रेसिडेंट बने, वही पार्टी का सुप्रीमो रहे, और उसकी वजह से उन्होंने राज ठाकरे के हाथ से ही उसका इनॉग्रेशन कर लिया था। और दूसरी तरफ जो भी कद्दावर नेता थे शिवसेना में, जैसे छगन भुजबल हो, नारायण राणे, वो छोड़ के चले गए थे। इसलिए उस टाइम पे इतना कुछ टसेल नहीं हुआ था पार्टी में, शिवसेना में स्मूथ ऑपरेशन किया था। और उद्धव और उनके फैमिली ने वो भी इंश्योर किया था कोई ट्रबल ना हो उस ऑपरेशन में, उनका उत्तराधिकारी अपॉइंट करने में, इसलिए वो स्मूथ ऑपरेशन हुआ था। बाद में राज ठाकरे को रियलाइज हुआ कि उनको सपोर्ट हो रहा है पॉलिटिकली, उनको से नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई वगैरह, वो सब हिस्ट्री सबको पता है। अभी ये बात अभी एनसीपी के लिए और शरद पवार फैमिली के लिए जब हम एनालाइज करते हैं, तो अजित पवार एक स्ट्रॉन्ग मैन महाराष्ट्र में थे, तो उनका एक कंट्रोल महाराष्ट्र के एमएलए जो एनसीपी खास करके खासदार के जो एमपी थे उनके ऊपर था। लेकिन जिस तरीके से उनकी पकड़ सुबह का जो शपथ विधि देवेंद्र फडणवीस के साथ में जाना और उसका पलटवार करके शरद पवार ने अपनी तरफ खींच लाना, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर, उसका इस्तेमाल करके अभी सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी अपॉइंट करके अजित पवार को कट टू साइज करना। अभी अजित पवार को भी ये भी क्लियर संदेश दिया गया इसमें कि भाई आपको बीजेपी का रास्ता नापना हो, दूसरी पार्टी में जाना हो, तो आपका रास्ता क्लियर है। जो भी कुछ मेरा पार्टी देखेगी है मेरी बेटी है, और जो भी कुछ हमारे उसके जो सीनियर लोग हैं वो देखेंगे। इसलिए अजित पवार के पास मेरे ख्याल से अभी कम रास्ता बचा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
महाराष्ट्र में एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर बहुत जोर शोर से चल रही है। इसलिए बीजेपी के साथ में जाना ये अभी मुनाफे की चीज नहीं है पॉलिटिकली। तो अजित पवार बीजेपी के साथ में जाएंगे तो उनका अलग मैसेज जाएगा और पॉलिटिकल सर्वाइव होंगे नहीं और पॉलिटिकल सुसाइड भी हो सकता है। इसलिए वो भी रास्ता मुझे लगता है वो ब्लॉक है टेम्पररली। उसमें वो उसके लिए जो राहत मिलने वाली है उसमें वो भी नहीं मिलेगी। अभी उनके लिए एक ही विकल्प उनके सामने है कि पार्टी में रहो, पार्टी में एक अपना गुट जैसे उनका खुद का गुट है वो गुट और मजबूत करो और प्रेशर पॉलिटिक्स जो रहती है विद इन द पार्टी वो करो। सुप्रिया सुले भले ही वर्किंग प्रेसिडेंट हो, सुप्रिया सुले भले ही महाराष्ट्र के इंचार्ज हो, लेकिन जो चुने हुए लोग हैं, लेकिन जो पार्टी के जो कुछ कद्दावर लोग हैं अपने साथ में रह के एक अपनी पोजीशन एसेट करते जाओ। और मैं ही बॉस हूं, जैसे हमने देखा था कि शरद पवार ने जिस दिन रिजिग्नेशन दिया उस दिन अजित पवार जिस तरह से शो डोमिनेटिंग कर रहे थे पार्टी का जो सम्मेलन था शरद पवार के रिजिग्नेशन का, ऐसा लग रहा था कि पवार फैमिली का कोई फंक्शन चल रहा है और भाई अपनी बहन को डोमिनेट कर रहा है। एक्चुअली वो भूल गए पार्टी है, और भी लोग हैं पवार फैमिली के अलावा। तो उससे वो अजित पवार तो एक्सपोज हो गए, आइडियोलॉजिकल भी एक्सपोज हो गए, लेकिन वो एक्सपोज होने की वजह से उन्होंने खुद ही उनकी बहन सुप्रिया सुले उसका रास्ता क्लियर कर दिया। ये सबसे बड़ी चीज उसमें उभर के आई। और उसमें ये भी हुआ लोगों के सामने सुप्रिया इज मोर मैच्योर, मोर आइडियोलॉजी कमिटेड देन द अजित पवार। इसलिए उनका जो चीज है वो उनके लिए यूएसपी रह गई। सुधीर एक चीज और भी हुई है, हम अनुराग जी के पास 2 मिनट के लिए एक चीज जो हमें इस समय दिख रही है वो ये दिख रही है कि शरद पवार ने ये जो कदम उठाया है उसका सीधा सीधा देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स के ऊपर भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अनुराग त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत लंबे समय से बहुत ही करीब से देखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है अनुराग जी। क्या कहेंगे आप, शरद पवार ने अब जब सुप्रिया सुले को ही सुप्रीमो बना दिया है तो उसका देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की जो स्टेट पॉलिटिक्स है उस पर क्या असर पड़ेगा? शरद पवार ने डोमिनेट करके कई चीजें सेट की हैं। मैं 2 मिनट लूंगा आपका। कह रहा हूं कि शरद पवार ने एक मैसेज दिया है सब लोगों को, केवल महाराष्ट्र को नहीं, बाकी जो ऑपोजिशन जहां वो जा रहे हैं अभी ऑपोजिशन को यूनिटी के लिए अभी पटना जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने मैसेज दे दिया है कि मैं पार्टी से फ्री हूं, अब आई डोमिनेट माई पार्टी और मैं उसको रिमोट से भी हैंडल कर सकता हूँ। आई डिड नॉट बी देयर इन महाराष्ट्र। ऐसी स्थिति अभी किसी की नहीं है। आप देखिए बाकी लोग जो खिलाड़ी हैं उनमें सबको अपने स्टेट में रह के उसको संभालना है। उन्होंने एक पर्याय व्यवस्था बना दी है, खेल के लिए तैयार हैं। वो एक मैसेज दिया है, वो मैसेज बहुत स्ट्रांग मैसेज है और वो किया गया है। और मैं जैसे एक नजदीकी से इनको देखता रहा हूँ तो पवार परिवार में जिस तरह का क्लेश मीडिया बताती है वो सामने नजर नहीं आता। मुझे पर्सनली मुझे नहीं दिखता कि इतना बड़ा क्लेश परिवार में है और वो सुप्रिया वर्सेस अजित पवार चल रहा है। शरद पवार को एकमात्र पुत्री है और अगर दूसरा कोई पुत्र है उनका तो अजित पवार है। अजित पवार रात को जाकर के सरकार बना लेते हैं बीजेपी की और शरद पवार अगले दिन उनको क्षमा करके उनको फिर उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं। ऐसा कैसे होता है भाई? मीडिया ये कैसे समझाता है भाई साहब? कमाल का भाई साहब, कैसा कौन ना समझ भाई साहब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। शरद पवार ने लगातार छगन भुजबल के जाने के बाद शरद पवार ने पूरी तरह रेंस जो है पार्टी की वो दे रखी है अजित पवार को। अजित पवार हैं क्या चीज बिना शरद पवार के? वो पूरी तरह डोमिनेट करते हैं, एग्रेसिवली बोलते हैं और किसी का लिहाज नहीं करते अजित पवार। लेकिन ये बताइए आप, अब मैं आ रहा हूँ आपके प्रश्न पे। अब आपके प्रश्न पे आ रहा हूं मैं मूलतः। देवेंद्र फडणवीस की स्थिति अजित पवार से अलग है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति चलाते हैं और वो ब्राह्मण है जिसका परसेंटेज 2 या 4% वैसा महाराष्ट्र में पॉपुलेशन है। तो उनके पास कोई वर्ग नहीं है, कोई वो किसी समूह के नेता नहीं है, वो पूरी तरह सेंटर पर उनका निर्भर है।
चाणक्य राजनीतिज्ञ हैं और अपने पत्ते ठीक से खेलते हैं, ये तो रहा है। लेकिन जब से अजित पवार की सरकार टूटी है तब से उनका दिल्ली में विश्वास कमजोर पड़ा है। उसी तारीख को उनका विश्वास कमजोर पड़ चुका था ऑलरेडी। अब ये कमजोरी जो है ये और ज्यादा स्थिति, अजित पवार को तो वो होल्ड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, बार बार दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो कम से कम अजित पवार उनके कहने में है। तो अजित पवार इस समय ये पूरा जो घटनाक्रम है, तो अजित पवार एक बार फिर, अजित पवार की स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि वो महाराष्ट्र में एनसीपी को कंट्रोल करते नहीं दिख रहे हैं। और आपने देखा कि वो, मैं आपको दिखाऊं, समझाने की कोशिश करूं कि खाली अजित पवार नहीं है शरद पवार की पार्टी में, बहुत सारे दिग्गज बैठे हैं और अजित पवार से अपने आप को कम नहीं समझते। वो छगन भुजबल अजित पवार से अपने आप को किसी तरह कम नहीं आंकते, है ना। उनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं महोदय, वो भी कई बार बता चुके हैं कि मैं भी कोई कमजोर नहीं हूं। ऐसे बहुत सारे क्षत्रप हैं, वहां सरदार हैं शरद पवार की पार्टी में। तो सरदार बहुत खुश हुए हैं इस घटनाक्रम से, ये बात तो क्लियर है कि अजित पवार से के साथ काम करना उनको अच्छा नहीं लगता। वो एग्रेसिव स्टाइल की वजह से, फंक्शनिंग जो स्टाइल है सबको दरकिनार करके अजित पवार ही रहते हैं। सुप्रिया की स्टाइल अलग है काम करने की। तो वर्किंग प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र का इंचार्ज सुप्रिया को बनाया है। तो हम लोगों की जो सुनवाई होती रही है शरद पवार के दरबार में, वो सुप्रिया ताई के यहाँ पर होती रहेगी। आप देखिए एक तरह का रिएक्शन आया है, भुजबल का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही है कि भाई इनमें क्या डिग्रेड हुआ है। दोनों ही ये बात को बोले हैं कि अपग्रेड और डिग्रेड की कहां बात कर रहे हैं। उनके पास तो महाराष्ट्र का लेजिस्लेचर में वो जो हैं विपक्ष के नेता ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उनके पास ऑलरेडी अहम जिम्मेदारी ही है पहले से ही। ये तो सुप्रिया ताई को कुछ दिया गया है, इसमें उनको ये एक तरह का रिएक्शन है। लेकिन इस रिएक्शन में कहीं संतोष भी है। अजित पवार को कई बार ये मीडिया छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है कि बिगड़ा हुआ बच्चा है शरद पवार का। अजित पवार एक सीनियर सिटीजन है, एक सीनियर सिटीजन है। अनुराग जी, मैं फिर से आपके 62 साल की मैं आपके पास फिर से आता हूं, लेकिन एक बात पे हम चर्चा करना रह गया हमारा। देवेंद्र फडणवीस की पोजीशन अब कितनी वीक होती आपको यहां से आगे दिख रही है? देवेंद्र फडणवीस, पहला मुद्दा ये कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मातोश्री पे अति विश्वास कर दिया कि उद्धव ठाकरे जो है वो मंगलसूत्र तोड़ के कहीं नहीं जा सकते, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, वो कभी भी दूसरी पार्टी के साथ में जाके अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, वो हो गया। इसके बाद उनका सबसे बड़ा जो पत्ता था अजीत पवार, उनके साथ में मिलके मैं सत्ता बना लूं, मुझे शिवसेना की कोई जरूरत नहीं है, वो भी फेल हो गया। इसके बाद में उनको डिमोट किया गया, चीफ मिनिस्टर पोस्ट से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब शरद पवार ने जब इतना बड़ा पत्ता खेल दिया है कि उत्तराधिकारी का प्रश्न खत्म कर दिया है, और वहीं अजीत पवार को कोई भी इस समय बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, तो इसका सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूं सुधीर आपसे, सीधा सवाल, देवेंद्र फडणवीस की राजनीति पर और बीजेपी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? दोनों अलग अलग है, देवेंद्र फडणवीस की राजनीति अलग, बीजेपी की राजनीति अलग, बताइए। देखो मयूर, 2014 के पहले आपने भी रिपोर्टिंग की है, मैं भी रिपोर्टिंग करते आ रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस कहाँ थे 2014 के पहले? महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं। विधानसभा के बाहर मीडिया को बाइट देते थे और अलग अलग विषय के ऊपर अपनी भूमिका मीडिया के सामने रखते थे, शाम को फ्लाइट पकड़ के नागपुर जाते थे, नागपुर निकल जाते थे। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले नितिन गडकरी हो, गोपीनाथ मुंडे हो, एकनाथ खड़से हो, वो तीन लोग प्रोमिनेंट थे। और ये तीनों लोगों ने और आरएसएस ने मिलकर जो ब्राह्मण और बनिया की जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उनको हर एक नूक एंड कॉर्नर में लेके पार्टी का एक्सपेंशन किया गया। जो मराठा डोमिनेटेड महाराष्ट्र पॉलिटिक्स थी उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने ओबीसी और बाकी जो कम्युनिटी, जो छोटे छोटे कम्युनिटी, उनको इकट्ठा किया गया। जैसे माधव फार्मूला महाराष्ट्र में हम कहते हैं, माली, धनगर और वंजाली, ये सब कम्युनिटीज को इकट्ठा करके बीजेपी को एक बहुजन फेस देने का प्रयास किया गया। उसके बाद में बीजेपी अच्छी तरह से महाराष्ट्र में एक्सपांड हुई। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया के पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनका उदय होने के बाद में
उन्होंने जो भी मास लीडर थे और जिन्होंने पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी को एक्सपांड करने में अपनी जिंदगी गंवा दी, उन सब लोगों को दरकिनार करके उन्होंने 2014 में एक प्रॉपर लीडरशिप, जो प्रॉपर रहते हैं वो लीडरशिप, देवेंद्र फडणवीस को एक लीडरशिप बनाया और बाकी सब लोग साइड में। आपको याद होगा जब देवेंद्र फडणवीस का नाम कोई अनाउंस करने वाले नहीं थे, सब एमएलए चाहते कि एकनाथ खड़से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, सबसे ज्यादा अनुमोदन उसके लिए था। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहते कि जो एंग है, जो ब्लू वाले बॉय है आरएसएस का, नागपुर से आता है, ब्राह्मण है, उसको बनाया जाए। तो खड़से को मनाने के लिए 4 लोग केंद्रीय मिनिस्टर वहां पे B4 बंगले में थे, तो उनको एक सेटल करने के लिए, एक बैलेंस करने के लिए उनको 11 पोर्टफोलियो दिए गए थे एकनाथ खड़से को, तो थोड़ा बैलेंस हो। हाँ, सबसे हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो थे उसके, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज थे उनके पास, राजस्व भी था, सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास थे, उसके बाद होम, यूडी और सीएम पोस्ट, ये 3 छोड़ के जितने लुक्रेटिव पोस्ट है सारे के सारे एकनाथ खड़से के पास थे। हाँ, दूसरी उसके बाद में क्या, मैं आपको थोड़ा घटनाक्रम बताता। उसके बाद में जो सीएम के एस्पिरेंट थे, जैसे खड़से थे, पंकजा मुंडे थे, विनोद तावड़े थे, एक एस्पिरेंट है सीएम के लिए, तो ये कोई गलत बात नहीं सीएम के पद के लिए एस्पिरेंट होना। तो देवेंद्र फडणवीस ने जो हाईएस्ट पोस्ट को पाने के लिए, तो एस्पिरेंट, सॉरी, तो जो लोग एस्पिरेंट थे उनको कट टू साइज करने के लिए उन्होंने उनके खिलाफ काफी षड्यंत्र किया गया। ऐसे खड़से मानते, ऐसे पंकजा मुंडे मानते, ऐसे विनोद तावड़े को टिकट भी नहीं दिया गया। जो आदमी को टिकट भी नहीं दिया गया, पंकजा मुंडे को किस तरीके से हराया गया, वो सबको पता है महाराष्ट्र में। इसलिए जो गद्दार नेता थे, मास लीडर, जिनका लोगों में एक अपील है, सबको एक दरकिनार करके, कट टू साइज करके, सिर्फ मोदी और शाह और जो सेंट्रल का पावर और सेंट्रल जो भी कुछ है उनका इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी लीडरशिप 2014 से लेकर 2019 तक इस्टेब्लिश की। लेकिन वो करने के जब कर रहे थे उसी समय वो नीचे के जो मास लीडर है वो कट हो गए। पार्टी पहले जो बहुजन पार्टी कहा जाती थी, ओबीसी पार्टी कहा जाती थी, वो कम हो गई। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा और दूसरी तरफ एनसीपी का शरद पवार बहुजन और मराठा चेहरा। इसके वजह से जब जो इलेक्शन हुआ 2019 का, उसमें बात क्लियर हो गई। शरद पवार ने ईडी का जो दाव था उसको पलटा दिया। सातारा की जो उनकी बारिश की रैली थी उनमें तो एक मोहर लगा दी। उसके बाद में उसके बाद में महाविकास आघाड़ी की सत्ता आ गई। वहां पे देवेंद्र फडणवीस फेल हो गए उद्धव ठाकरे को मनाने में। अजित पवार के साथ में सुबह का शपथ विधि भी फेल हो गया। उसके बाद में सेंट्रल लीडरशिप को रियलाइज हो गया मास लीडर रहना और प्रॉपर लीडरशिप रहना ये दो अलग चीजें हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस जो सीएम बनना चाहते थे उनको डीसीएम बनाया गया। उसी टाइम उनका जो कट टू साइज किया गया। महाराष्ट्र में जो विनोद तावड़े को टिकट दिया गया नहीं था, वो विनोद तावड़े फिर से वापस आ रहे। उनके अभी देखिए उनके मीडिया में बयान देखिए, उनका अभी डोमिनेंस देखिए कि आई एम कम बैक, आई एम कमिंग बैक। पीएमसी का प्लानिंग वो कर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस जब बोलते थे मैं भी पुन्हा येणार, आई विल कम बैक अगेन, अभी वो नहीं बोल रहे, तावड़े बोल रहे मी पुन्हा येणार महाराष्ट्र में। तो उसी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति अलग तरीके से करवट ले रही है। और भारतीय जनता पार्टी में एक सोच है कि ब्राह्मण लीडरशिप यहाँ पे चलती नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का जो डीएनए है वो शाहू फुले अंबेडकर, वो समाजवादी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, सेक्युलर वाला डीएनए यहाँ पे जो लार्जर व्यू रखता है, इंक्लूसिव व्यू रखता है, वही लीडर यहाँ पे चलता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे नितिन गडकरी, वो भी ब्राह्मण है, वो भी नागपुर से आते हैं, वो भी आरएसएस से नजदीक है, लेकिन महाराष्ट्र के लीडर उनको चाहते हैं क्योंकि एक ब्रॉडर व्यू रखते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। प्रोग्रेसिव है और दूसरे लोगों को दूसरी तरफ मयूर में दूसरी तरफ आपको बात कहना, जो आज इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिट आया है, देवेंद्र फडणवीस जो 2014 में एक प्रॉमिसिंग एक मॉडर्न फेस लगता थे, अभी वो ये जिस तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है, कोल्हापुर का इंसिडेंट हो और जिस तरीके से चल रहा है सभी इंसिडेंट संभाजी नगर में हो, तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस को उनके ऊपर काफी क्रिटिकल एडिट लिखा है कि जो एक जमाने में प्रॉमिसिंग प्राइम मिनिस्टर के में रेस में लगने वाला बंदा, वो कहा मिस गुनेश के नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स कर रहा है,
वो देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए खतरा है। ये चीजें उन्होंने कही अपने आर्टिकल में। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को उससे सीखना चाहिए। एक बड़ा डील करके, बड़ी बॉर्डर पॉलिटिक्स, वही खड़से, वही तावड़े, वही पंकजा मुंडे पार्टी में अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करके संभालते तो पार्टी की जो नौबत 120 से 105 आती नहीं, पार्टी एक बड़ी तरह की पार्टी उभर के आती, महाराष्ट्र में और एक्सपांड होती। लेकिन मुझे लगता है उनकी जो मायोपिक सोच है, मायोपिक सोच और नजर दोनों की वजह से पार्टी भी डाउन हो रही है और उनकी लीडरशिप भी डाउन हो रही है। नहीं, मैं इसमें एक सूची में नाम जोड़ना चाहूंगा, सुधीर प्रकाश मेहता। मेहता, करेक्ट। उनको भी कट्टोसाइज कर दिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप हमारे साथ डिबेट पे बने रहेंगे या आप जाना चाहते हैं ये डिबेट मैं आगे बढ़े? 5 मिनट एक्स्ट्रा। चलिए, तो सुधीर, अनुराग जी, फिर मैं आपसे 5 मिनट का समय लूंगा, सुधीर से 5 मिनट बात करूंगा, फिर हम दोनों बात यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। सुधीर, अब जब मतलब अगर पूरा वातावरण देखें, 3 महीने में 9 दंगे 3 महीने में, करेक्ट। बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी। इससे आगे बढ़े तो पर्सनल क्राइम, मतलब चर्चगेट जैसे एरिया में मर्डर, मीरा रोड में मर्डर के बाद उसकी बॉडी को पकाना प्रेशर कुकर में, यानी इंडिविजुअल और लीडर, ये सारे लेवल पे जिस तरह के क्राइम्स, और देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर, ये डेंट लगाने वाली बात हो गई। और अब अजीत पवार जो है वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ना, मतलब 2 चीजें एकदम क्लियर। बीजेपी इज नाउ ऑन इट्स ओन, नाउ दे हैव नो रूम। जितने कार्ड्स खेलने थे खेल लिए। ना अब उद्धव ठाकरे साथ में होंगे, ना यहाँ से आगे आपके पास अजीत पवार होंगे। अब आप अपनी ताकत और एकनाथ शिंदे के साथ में आगे बढ़िए। एम आई करेक्ट सुधीर? एब्सोल्युटली मयूर, आपको याद होगा अजीत पवार जब लीडर ऑफ अपोजिशन है तो जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया कि लोगों के मुद्दे उठाना चाहिए और जिस तरीके से उन्होंने रूलिंग पार्टी को घेरना चाहिए वो करते नहीं है। इसकी कंप्लेंट शरद पवार को भी कही गई, उनको भी बताया गया, क्योंकि इसका मतलब एक ही क्लियर था कि देवेंद्र फडणवीस क्लियरली अजीत पवार को कंट्रोल करते हैं। उसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस जो चीज कहेंगे वही चीज हाउस में आती थी, दूसरी चीज आती नहीं थी। इसलिए कोई जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम बोलते हैं जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन में है का, ये भी एक बड़ा सवाल सब लोग उठाते। पार्टी के लोग कंप्लेंट करते कि बड़े बड़े इश्यू है, लेकिन गवर्नमेंट को कभी कॉर्नर किया नहीं। देवेंद्र फडणवीस का जब इश्यू आता है तो अजीत पवार सब सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है उसका भी खामियाजा अजीत पवार को भुगतना पड़ा। शरद पवार ने उनको अपनी जगह दिखा दी, भाई तुम सॉफ्ट रहोगे, बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं जाओगे तो तुमको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ अजीत पवार को कट्टू साइज होने की वजह से, ये जो शरद पवार ने जो अपॉइंट किया उसके वजह से, तो ये सिर्फ अजीत पवार का कद कम नहीं हुआ, उसमें देवेंद्र फडणवीस का भी कद कम हुआ। अजीत पवार डाउन होना इसका मतलब उनका जो फ्रेंड है इनडायरेक्टली देवेंद्र फडणवीस, उनका भी कद कम होना। जब फ्रेंड एक दूसरे को क्राइसिस में हेल्प करते, एक फ्रेंड का कद कम होना, यानी कि दूसरे फ्रेंड में जब क्राइसिस में किसको खोजेंगे? फ्रेंड ही नहीं है ना। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति की, उन्होंने मुझे लगता है कि दोस्त से ज्यादा दुश्मन उन्होंने ज्यादा पैदा किए। उनके बारे में ज्यादा बहुत कम लोग हैं वो अच्छी तरह से बातें करते। इसलिए इंक्लूसिव पॉलिटिक्स आज भी गडकरी के बारे में जो बातें करते हैं, शरद पवार जी के बारे में बातें करते, गोपीनाथ मुंडे हो, विलासराव देशमुख हो, तो मुझे लगता है जब महाराष्ट्र का एक जो प्रोग्रेसिव जो थॉट है उसको लेके जाएंगे तो लोग चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये अजीत पवार की वजह से देवेंद्र फडणवीस को भी एक बड़ा सेटबैक है। जैसे आपने कहा कि उद्धव ठाकरे का जो पत्ता था वो भी उड़ गया, अजीत पवार का पत्ता है वो भी उड़ गया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जो डार्क हॉर्स है अभी भारतीय जनता पार्टी में, विनोद तावड़े, वो वापस आने में सुधीर, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम इसके ऊपर वापस बात करेंगे। सुधीर, थैंक्स सो मच, आप ज्वाइन हुए उसके लिए। थैंक यू अनुराग जी, हम बात वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां से सुधीर जी ने अपनी बात जो है वो पूरी की। इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे हमें बताया कि भैया अब देवेंद्र फडणवीस का इरा यहां से समाप्त होता हुआ दिख रहा है। कितने सहमत हैं आप इस बात से?
देखिए, राजनीति में कभी कोई खत्म नहीं होता। सबसे पहली बात ये एक नासमझी है। मुरारजी जी को घर से भगा के बनाया गया था। नरसिम्हा राव राजनीति से खत्म हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे, प्रधानमंत्री बने और देवेगौड़ा को पिछले बेंच से उठा के भारत का प्रधानमंत्री बनाए। तो राजनीति में कोई खत्म नहीं होता। तो देवेंद्र फडणवीस भी खत्म नहीं हो रहे हैं, ऐसे नहीं हो। राजनीति में उनका कद इस समय कमजोर चल रहा है और एक नहीं, कई, आपने खुद अंडरलाइन किया, सारी पत्ते गलत पड़ रहे हैं इस समय। और वो जो राजनीति करने की कोशिश कर, सुधीर ने बहुत सलीके से समझा कि महाराष्ट्र का सोच अलग है बाकी देश में, जो उत्तर प्रदेश का सोच है। कल नितिन गडकरी ने अपने भाषण में इसको पॉइंट आउट किया कांग्रेस नेताओं के बीच कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया था, आप क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मतलब लिटरली उन्होंने क्वेश्चन कर दी नरेंद्र मोदी और शाह, जिस तरह वो खेल कर रहे हैं ऊपर ऑपोजिशन को डराने का और धमकाने का, उसको तक उन्होंने क्वेश्चन कर दिया पब्लिक मीटिंग में। और कहा इन कांग्रेसी सब मंच पे उन्होंने कहा इन कांग्रेसियों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तो वो जो व्यवहार, और वो उन्होंने बताया कि संस्कृति अलग है। कि उत्तर प्रदेश में होता है कि बसपा सपा वाले आपस में बात नहीं करते, या एआईडीएमके और डीएमके तमिलनाडु में बात नहीं करते। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता। तो महाराष्ट्र में द्वेष की राजनीति चलती नहीं है। तो ये जो पत्ता है, अभी कौन सी राजनीति बीजेपी करने की कोशिश कर रही है। त्र्यंबकेश्वर में कोई मुसलमान जो है वो ला करके, है ना, ला करके उसको रख दिया। वो टीपू सुल्तान की आप मूर्ति तोड़ देंगे। आप कोशिश क्या कर रहे हैं। औरंगजेब की कोई राजनीति, किसी ने डीपी लगा दी कहीं पर, और वो औरंगजेब। भाई साहब, बीजेपी क्या अभी सुधरी नहीं है क्या। ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को नजर नहीं आ रहा है जो गलती आपने बजरंगबली चला करके कर्नाटक में की थी, उससे भयानक कार्य यहां हो रहा है। भाई साहब, वही पत्ते खेलने की कोशिश कर रही। बड़े नासमझी की बात है कि एक बार इतने बड़े झटका खाने के बाद में वो समझदारी नहीं आई है क्या। तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के नेता हैं और वो बाकायदे उसको वैसे बयान दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये सब बदल जाएगा, तो वैसा होता नहीं दिख रहा है। नुकसान नहीं कर रहा है। आपने देवेंद्र फडणवीस को तब कवर किया है जब वो नागपुर का मेयर था। मैं जानता हूं इस बात को। ये देवेंद्र फडणवीस के मुंह से सूट नहीं करता है। मतलब वो मीडिया को बाइट देते थे, ये सारी बातें वो करते नहीं थे। एम आई करेक्ट? वो बिल्कुल वो मेयर बन नहीं सकते थे क्योंकि कांग्रेस की मेजोरिटी में वो मेयर बने हैं। कांग्रेस के लोगों ने उनको मेयर बनाया है नागपुर का। तो वो एक तरह के राजनीति के एक सामंजस्य के व्यक्ति थे। अचानक इस आदमी में इतनी कड़वाहट कैसे आ गई कि वो अब किसी को नहीं बर्दाश्त करता और बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो गया है आदमी। वैसा वो आदमी नहीं था, मुस्कुराते हुए निकलता था, ज्यादा लोगों से इंटरैक्ट कम भी करता था, वो ज्यादा पढ़ने लिखने में ज्यादा इस तरह का उसकी इमेज थी। विधानसभा में he was regarded as one of the very intelligent person, जो कि बाय लॉज के हिसाब से कौन सा सेक्शन कहाँ लगेगा, कब आपके ऊपर जो है हक भंग का प्रस्ताव लग सकता है, ये उस मामले में खिलाड़ी व्यक्ति था। तो आप विधानसभा में अभी आज की डेट में भी विधानसभा में जो 2-4 लोगों से आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, वही उनमें वो आज भी शामिल हैं। वो ज्ञान जो है वो कहीं जाता नहीं, नॉलेज का बेस है आदमी के पास। लेकिन ये जिस तरह की राजनीति की जा रही है, ये तो बिल्कुल डिजास्टर की तरफ जा रही है। और वैसे भी महाराष्ट्र में आप देखिए कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सारे के सारे, इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस जहां से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, या गडकरी जहां से, उस नागपुर में ग्रेजुएट सीट हार गई। भाई साहब, आपकी 3 विधानसभाएं के उपचुनाव हो गए अभी इनके राज्य में। एक में तो लड़ने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, बंबई में कैंडिडेट वापस ले लिया, एक हार गए। और एक अगर बीजेपी, अगर शिवसेना में अंदर उन्होंने बागी ना खड़ा कर दिया होता तो वो भी सीट हाथ से गई थी। तो सफाया है पूरी, पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट है ही नहीं ना इस सरकार का। ये सरकार है भी कि नहीं है। और मुझे समझाइए, इस सरकार का मुखिया और उप मुखिया हैं, इनमें से दोनों के अपने अपने जिले को छोड़ करके कहां तस्वीरें देके वोट मिलने वाले हैं। भाई साहब, अनुराग जी एक वैक्यूम दिख रहा है मुझे। अनुराग जी एक वैक्यूम दिख रहा है, आप इस पर टिप्पणी कीजिए। देखिए वैक्यूम क्या दिख रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे जा जाकर सभाएं कर रहे हैं, शरद पवार खुद मोर्चा खोलकर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी को साफ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी अभी राहुल गांधी जो है वो इंचार्ज लेकर सड़क पे जा रही है। और यहां पर एकनाथ शिंदे कानूनी लड़ाई में फंसे हुए थे,
अब वहां से बाहर निकले, लेकिन अभी भी सीट मिलेगी नहीं मिलेगी टेंशन। और देवेंद्र फडणवीस जो कि अपर जगह पे थे वो डिमोट हुए हैं, और अब सारे नेताओं को खत्म कर दिया, तो एक वैक्यूम दिख रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। एम आई करेक्ट? ये दिख रहा है आपको भी, यही दिख रहा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल नजर आ रहा है। वैक्यूम इसलिए भी है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सारे के सारे प्रतिद्वंदियों को पहले खेप में खत्म कर चुके थे, बाहर कर चुके थे। तो वो वैक्यूम तो बनाया गया है, था नहीं ना वैक्यूम, वहां बीजेपी में वैक्यूम था नहीं, बनाया गया वैक्यूम है, और ये उन्होंने नुकसान किया है। उद्धव ठाकरे की जो उनसे नाराजगी है बेसिकली, वो खाली मुख्यमंत्री पद को लेकर के नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी में चुनाव लड़ा और शिवसेना के कैंडिडेटों को हराने की पूरी रणनीति लड़ी, और ये उद्धव ठाकरे को बहुत अच्छी तरह पता है। तो ये एक तरह से उन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया था, ऐसी स्थिति बनी। वो मुख्यमंत्री नहीं है आज, जबकि अच्छे खासे मेजोरिटी से दोनों पार्टी चुन के आई थी। हाँ, प्रेम से आप बहुत संभाल अच्छा नहीं पाए काम पार्टनर को, है ना? तो वो बुरा नहीं था, उनका परसेप्शन हाँ बुरा नहीं था पब्लिक के बीच में हाँ, चुनाव के। तो वो चुन के आए थे भाई साहब। कांग्रेस और एनसीपी को नहीं पसंद किया था जनता ने, हाँ, जनता ने बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को पसंद किया था। तो वो सब कुछ तो बहुत अच्छा था, फिर कहाँ गड़बड़ हो गई है? ये जो चीजें हैं, ये जो स्वभाव है, वो स्वभाव ही आड़े आ रहा है ना आदमी के। आदमी ज्ञानी है, समझदार है, पॉलिटिशियन के तौर पर अपने पत्ते जिस तरह खेलता है, जैसे चीजों से निकाल ले जाता है, उसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं। ऐसा नहीं है कि इससे ऐसा क्षमतावान आदमी बीजेपी में कोई दूसरा दिखाइए ना मुझे। वो सारी चीजें हैं, लेकिन स्वभाव जो है और जो रणनीति अपनाई जा रही है, वो दोनों ही डिजास्टर की तरफ जा रही है, फेलियर की तरफ जा रही है। महाराष्ट्र राज्य बीजेपी के हाथ से जा चुका है, ये तो स्थिति बीजेपी को, केंद्रीय नेता को पता है। तो ये बड़े राज्यों में भाई साहब, आप देखिए देश भर की अगर स्थिति देखें तो बड़े राज्यों में बीजेपी छाती ठोक करके उत्तर प्रदेश और गुजरात छोड़ के कहां बोल सकती है कि हम नंबर 1 रहेंगे? भाई साहब कहीं है ही नहीं ना भाई साहब, पूरे भारत में स्थिति खराब है। उसमें दूसरे नंबर का जो राज्य है, जहां 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक सीटें जिस राज्य में है, उस राज्य में पार्टी का बंटाधार होता चला जा रहा है, कहीं से पनपने का कोई अवसर दिख नहीं रहा है। ऐसे में भाई साहब आप कहां देख रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व कहां से? एकनाथ शिंदे का एक्सपेरिमेंट, एकनाथ शिंदे के एक्सपेरिमेंट को बीजेपी को क्या फायदा पहुंचा है? ये भी तो कहीं ना कहीं डिस्कस होना चाहिए। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का एक ही फायदा हुआ है कि मराठा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया है। वो जो पिछली बार देवेंद्र फडणवीस के राज में एकदम से 17 मोर्चे निकले थे, एक एक लाख के, गया था। हाँ, वो अकेला अगर मुद्दा छोड़ दिया जाए तो नुकसान ही नुकसान है ना। बीजेपी के हाथ से एक राज्य चला गया है। शिवसेना जिसने सिर्फ 2.5 साल मांगे थे, लग रहा है कि वो पूरे, आखिर शिंदे हैं शिवसेना के, तो शिवसेना को जहां 2.5 साल नहीं दिया आपने, वो 5 साल राज करेगी शिवसेना बीजेपी की। तो ये स्ट्रैटेजी जो है, बेसिक स्ट्रैटेजी, अपर जो नीचे या ऊपर कहीं भी खेली जा रही बीजेपी की, तो फेलियर है ना ये स्ट्रैटेजी। उससे कितना वोट पड़ा है? एकनाथ शिंदे बीजेपी का कितना वोट शेयर बढ़ा पाएंगे ठाणे जिले के बाहर, ये आप बताइए मुझे। महाराष्ट्र के एक जिले में वो निश्चित मदद करेंगे। तो भाई साहब क्या 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 स्थिति है? क्यों ये किया गया? ये किया ही क्यों गया है? ये अगर ये सरकार जिस तरह से बैठी है, सरकार बैठी ही क्यों है? सवाल तो ये भी उठता है ना। उस समय हटाना था वो ठीक है, लेकिन अब देखिए वो बेचैनी शुरू हो गई है। और आप अगर 2-4 दिन की स्थितियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बावनकुले ने 48 के 48 सीटों पर अपना एक एक ऑब्जर्वर बिठा दिया बिना कोई राय लिए हुए, और वो ऑब्जर्वर जा करके बोल रहे हैं जगह जगह। एकनाथ शिंदे का पुत्र को परेशान कर दिया है, वो ऑब्जर्वर ने जाके बोला है कि हम तय करेंगे कल्याण सीट पर, लोकसभा सीट पे कौन उम्मीदवार होगा। कल्याण सीट मुख्यमंत्री के बेटे की सीट है, लोकसभा वहां से लड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चिड़चिड़ा गया है और उसने चिड़चिड़ा के एक वीडियो भी डाल दिया है ना। और बावनकुले साहब तो बाकायदे एक बार कुछ बोल चुके थे, उस पर बहुत विवाद हुआ, तब फिर बोले हैं कि भाई अगले हम तो लड़ेंगे, हमारा चुनाव जो है वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो तोड़ने की बात हो रही है ना। ये कहीं ना कहीं शिंदे गुट को कहीं ना कहीं अस्थिर कर रहे हैं बहुत जोर से। ऐसा कब किया जाता है? तो कहीं जल्दी चुनाव करने का इरादा तो नहीं है इनका? ये स्ट्रैटेजी हो कि भाई इनको इतना चिढ़ा दो कि छोड़ के चले जाएं, सरकार गिर जाए और फिर से चुनाव हो जाए। दूसरी कोई स्थिति बन नहीं रही। शरद पवार को सीधे सीधे नजर आ रहा है प्रधानमंत्री का पद, पूरी की पूरी पार्टी के खिलाफ लड़ करके उन्होंने तय किया कि ये अब जो है
नरेंद्र मोदी अगली बार, शरद पवार का आकलन शायद ये है कि नरेंद्र मोदी जी नहीं बन रहे हैं अगले प्रधानमंत्री, ऐसा उनका आकलन है। तभी ये तो उन्होंने, उनका आकलन है, जो उन्होंने उनका कहा आकलन पर्सनल आकलन है, लेकिन इस आकलन के आधार पर उन्होंने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया। सबको कहा 1 साल चुप बैठो जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं। पूरी पार्टी उनके खिलाफ है, सब बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, सबको सत्ता चाहिए, पूरी पार्टी एक तरफ है और शरद पवार एक तरफ है। तो भाई साहब वो क्यों कर रहे हैं साहब? आप देखिए, ये जो उनको दिखाई पड़ रहा है सामने, शरद पवार को दिख रहा है कि जो रणनीति जिस तरह की बन रही है, अगर वो खेला, ऑपोजिशन का खेला जमाना कोई आसान काम नहीं है अभी भी वो, लेकिन जब अगर जम जाएगा ऑपोजिशन का खेला तो ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी आ जाएगी बीजेपी के लिए पूरे देश में। और दूसरे नंबर का राज्य महाराष्ट्र है, जहां से अगर 40 सीटें आपके पास 48 में जिस राज्य में आपके पास हों और वहां पता चले आप 8-10 में पहुंच गए हो या उससे भी कम आ गए हो नीचे, तो क्या हाल हो जाएगा, कैसे राज आएगा फिर से नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली में, ये मुझे कोई समझाने की कोशिश करे। आज की डेट में स्थिति बहुत प्रिकेरियस है और उसमें महाराष्ट्र एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पत्ते कहीं से ठीक पड़ते दिख नहीं रहे हैं। कुछ तो यहाँ बेसिक स्ट्रेटेजी गलत हुई है और जो यहाँ लोकल स्तर पर जो नेता लोग जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जैसे खेल खेल रहे हैं, उससे लगता है कि बड़ा अजीबोगरीब खेल जो है वो यहाँ हो रहा है। आप मुंबई कॉरपोरेशन को लीजिए, मयूर भाई सच ईमानदारी से बताइए कि मुंबई कॉरपोरेशन में बीजेपी ने लगभग शिवसेना को पीट दिया था पिछले इलेक्शन में। अरे इक्वल एकदम इक्वल, अगर उस समय बीजेपी ने हल्का नहीं छोड़ा होता तो मेयर तो पिछली बार ही बनना तय था, बन जाना था। ठीक है, तो पक्का तो छोड़ दिया था, अब आज की डेट में मुझे बताइए क्या बीजेपी स्वप्न में भी उतने सीटों के बारे में सोच सकती है? आप देखिए, मुंबई में अगर आप आज की तारीख में, ये अब गड़बड़ जाला होने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये गड़बड़ जाला नहीं हुआ होता, ये जो अभी जो हो रही है वो सारी चीजें नहीं हुई होती और आप वही गड्ढे, गटर और नाले का मुद्दा, कचरे का मुद्दा लेके जाते तो इस बार ऑटोमेटिक शिवसेना का हारना तय था। लेकिन ये जो सारी चीजें हो गई, इससे फिर एक बार जो है ना वो कहीं ना कहीं मामला उलझ गया है, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के पास मुद्दा ही नहीं है, भ्रष्टाचार का मुद्दा था तो साल भर से तो कॉरपोरेशन देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के तहत काम कर रही है। तो भ्रष्टाचार केवल उतने ही दिनों हुआ जितने दिन बीजेपी दूर रही सत्ता से, ये साबित करेंगे। बड़ा अजीब काम है। आप उनके साथ आप 25 साल उनके साथ बैठे हैं, उस समय भ्रष्टाचार नहीं हुआ और बाद में जब छोड़ के उद्धव ठाकरे चले आए हैं, ये हटा दिए गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है कॉरपोरेशन पर से, वो 1 साल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बीच का जो कालखंड है 2-2.5 साल का उनका, बस इसी में कुल भ्रष्टाचार हुआ है कॉरपोरेशन का। ये जनता को समझा पाएंगे आप भाई साहब? बीजेपी के पास मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है और स्थिति ऐसी बनी है कि आज की डेट में उद्धव ठाकरे के पास एक नई शक्ति आ गई है। देश के मुसलमान जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं। बंबई में मुसलमानों का वर्चस्व है और मुंबई के मुसलमान देश में मुस्लिम राजनीति का चेहरा तय करते आए हैं, आज की बात नहीं है, गांधी जी के समय से ऐसा चलता है। तो वो पूरी तरह उद्धव ठाकरे को मुफ्त में मिल गए हैं। शिवसेना का बहुत ह्रास नहीं हुआ है एकनाथ शिंदे की वजह से, वो शिवसेना कायम है काफी हद तक और प्लस एक 20% का मुस्लिम वोट एक्स्ट्रा, और वो कांग्रेस और एनसीपी की तरफ नहीं है इस बार मयूर भाई, वो पूरी तरह उद्धव फैन है। अगर ये अलग अलग भी लड़ेंगे तो वो मुस्लिम उद्धव ठाकरे के साथ नजर आएंगे, ये बड़ा आश्चर्यजनक होगा। जो शिवसेना 92 के दंगों में उनके खिलाफ लड़ती नजर आई। इस मुद्दे पर भी आने वाले एपिसोड में बात करने वाले हैं। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं शरद पवार के बारे में। अनुराग जी आप आए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार ने अपनी चाल चल दी है और शरद पवार की इस चाल की वजह से देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ना तय है। अब आने वाले दिनों में अजीत पवार क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं देवेंद्र फडणवीस, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। हमारे इस शो में आने के लिए अनुराग त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।